कहां से लड़ेंगे नरेंद्र मोदी, ये दरअसल हल्ला बोल के समान हो चला है। तो हल्ला बोल में बात आज इसी बात को लेकर होगी कि आखिर जिस चौथी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है उसमें किस नंबर पर नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र होगा। बनारस से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, राजनाथ सिंह कहां से लड़ेंगे, मुरली मनोहर जोशी कहां से लड़ेंगे, कद्दावर नेताओं के लिए सुरक्षित सीट क्यों चाहिए और इन सब के बीच देरी विलंब क्यों हो रही है, क्योंकि अब उल्टी गिनती इस देश के भीतर शुरू हो चली है। नोटिफिकेशन भी पहले दौर के लिए जारी हो चुका है। संकेत बहुत साफ है कि उम्मीदवारों की सूची जारी करने में तो देरी वक्त की बात है, लेकिन जो शख्स प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है उसकी सीट को लेकर इस देश के भीतर जाहिर है कयास लगे उससे पहले कोई भी पार्टी ऐलान कर सकती है। और दरअसल इन्हीं सब के बीच आज सुबह से ही पार्टी मुख्यालय में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने पर माथापच्ची भी हो रही है और ये विचार मंथन जारी है, लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच माना यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सीट पर फैसला हो चुका है, वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। और वजह भी यही है कि बनारस में हमारे संवाददाता मौजूद हैं रोहित, और जब जब हम उनके पास जाते हैं वो बतलाते हैं मिठाइयाँ आ गई हैं, पटाखे आ गए हैं, पोस्टर आ गए हैं। ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि बनारस इंतजार कर रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि लखनऊ से कौन लड़ेगा, वाजपेयी की विरासत को कौन संभालने के लिए नई परिस्थिति में तैयार होगा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह चाहते हैं वो वहीं से लड़े, लालजी टंडन कुछ और सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम क्यों हटे वहां से। ये सारे सवाल उलझन भरे हैं। उलझन भरे सवालों के बीच नवजोत सिद्धू भी हैं जो कह रहे हैं अमृतसर नहीं तो कहीं से नहीं, और कहा जा रहा है अरुण जेटली अमृतसर से लड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं पटना साहिब से नहीं तो कहीं से नहीं। माना यह जा रहा है कि रविशंकर वहां से उतरेंगे। ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच अब यह है कि दरअसल अगले एक आध घंटे के भीतर में ऐलान हो जाएगा और चौथी सूची भी आ जाएगी। हमारे साथ हर राजनीतिक दल के मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी। सुधांशु मित्तल जी, इतना विलंब क्यों, और अगर विलंब हो रहा है तो जहां से चुनाव लड़ना है वहां लोग पोस्टर लेकर खड़े हैं, वहां पर मिठाइयां आ गई हैं, वहां पर पटाखे आ गए हैं, गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन सबकी धुकधुकी है कि ऐलान हो जाए तो ही बात बने, तो ही इसका कोई महत्व है। तो ये देरी क्यों? वाजपेयी जी, इसमें देरी कहां है? आज चुनाव समिति की बैठक है, यूपी के बारे में पहली बार चर्चा हो रही है। यूपी से किन किन को लड़ाया जाएगा उसकी आज घोषणा हो जाएगी। किसी के लिए अगर एक्सेप्शन करा जाता तब दिक्कत होती, एक्सेप्शन ना करके पूरे स्टेट को लेके उसके हिसाब से, राज्य के हिसाब से अब चुनाव समिति घोषणा करेगी, तब हमें कहीं उस पर प्रश्न लगते रखते। ऐसा कुछ नहीं है। और बनारस ही क्यों है कि सुधांशु जी, बनारस ही क्यों? अरे भाई पुण्य जी, ये तो जिस समय घोषणा हो जाए उस समय बैठ के चर्चा करेंगे ना। यहाँ पर हमने क्यों मना थोड़ी करा है। कौन कहां से लड़ेगा और उसके पीछे क्या है, क्या सोच है। देखिए, मेन जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि यूपी से नरेंद्र भाई को लड़ना चाहिए, ऐसी एक बहुत बड़े तबके में सोच थी। और सोच का कारण है यूपी के अंदर एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य उत्तर प्रदेश में जरूर होना चाहिए, यह भी एक सोच थी। 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पे। आज भाजपा की अगर सबसे ज्यादा बढ़त कहीं से निकलती हुई दिखती है तो यूपी से दिखती है। 10 सीटें थी हमारी, वहां से हमारा आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो 53 सीटों का रहा है। सबको यह दिख रहा है कि ये तो 53 सीटों का रिकॉर्ड भी अब की पार होने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक है कि यूपी से एक आवाज उठी है कि भाई उत्तर प्रदेश से नरेंद्र भाई को लड़ना चाहिए ताकि वहां एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य हो जाए। मायावती और मुलायम सिंह या अखिलेश यादव, इनकी चुनौती जो है उनके सामने चुनौती बनकर एक बड़ा खंबा आ रहा है वहां पे, जिसका नाम हो सकता है नरेंद्र मोदी हो। ऐसी बातें हैं। अब इस पे आज फैसला होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और एक बार फैसला घोषित हो जाए, क्योंकि देखिए ये फैसला अब रुका जाए, अधिकार क्षेत्र है। आपने कहा फैसला होगा, जरा बाकी राय ले लें लोगों की। 17,000 वोट से जीते थे मुरली मनोहर जोशी 2009 में, 31% वोट मिले थे, 28% बीएसपी को मिले थे, समाजवादी पार्टी को 19%, कांग्रेस को 10%। बनारस की सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आम आदमी पार्टी के नेता, आप लोगों ने कानपुर की रैली में आपके 3 नेताओं ने मंच से जिक्र किया था अगर बनारस से लड़ेंगे तो केजरीवाल, अच्छा समाजवादी, गौरव भाटिया जी, कोई स्ट्रेटजी किसी तौर पे अगर नरेंद्र मोदी यूपी में कदम रखते हैं, गौरव जी? तो प्रसून जी, नरेंद्र मोदी जी अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो जैसे और लीडर आए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका भी स्वागत है।
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इससे प्रभावित होगी कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में अपना जो घोषणा पत्र था उसको पूरी तरह से लागू किया और जनता का विश्वास जीतने में सफल हुई है। समाजवादी पार्टी को यह पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता उसको भारी संख्या में सीटें जितवाएगी और उत्तर प्रदेश में लोग भी ये जानते हैं कि ना कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार आएगी बल्कि तीसरे मोर्चे की सरकार आएगी। गौरव जी, इसलिए उसमें जो है समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। गौरव जी सवाल फिर दोहरा रहे हैं, वही स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी को लेकर। स्ट्रैटेजी से ज्यादा मैं समझता हूं जनता के कुछ बड़े सवाल हैं नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उनको जनता को यह बताना होगा सबसे पहले कि उनकी ही पार्टी में ऐसे नेता क्यों पनप रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। उनके ही सिपा सालार और जो नजदीकी माने जाते हैं, जिन पे खुद एक संगीन अपराध का मुकदमा चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश में क्यों भेजे जाते हैं? क्यों मुजफ्फरनगर के दंगों में जो लोग आरोपी हैं उनको मंच पे जो है फेलिसिटेट किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है? ये जनता के बड़े सवाल हैं जिस पे नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना है। उन्होंने अभी तक जनता को इसका जवाब नहीं दिया। अगर जवाब नहीं देंगे तो करारी हार का सामना करना पड़ेगा। भदौरिया जी, यह सवाल इसलिए हमने गौरव जी से 2 बार पूछ दिया क्योंकि 3 बार मुलायम सिंह यादव ने कहा था गुजरात बनने नहीं देंगे यूपी को, इसीलिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था और अब गुजरात से शख्स निकलकर यूपी में कदम रख रहा है। भदौरिया जी, मुख्तार अंसारी साहब 2009 में लड़े थे, बीएसपी को 28% वोट भी मिले थे। कोई नई रणनीति अगर मोदी उतरते हैं बनारस से तो? देखिए, आपने खुद कहा कि श्री मुलायम सिंह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे, पर गुजरात में जो नरसंहार हुआ उसको स्वयं मुलायम सिंह जी और उनके पुत्र अखिलेश यादव 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुए, छोटे बड़े। आपको मालूम है लखनऊ और पूरे प्रदेश के अंदर इस आम चर्चा है कि जब ये वीएचपी के लोगों से मिल रहे थे, उनके साथ चाय पी रहे, तो उस समय उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक टकराव का वातावरण बन रहा था। और मैं अतीत में भी जाना चाहता हूं, इसी तरह की भाषा आपको याद होगा, आप पुराने पत्रकार हैं, मुलायम सिंह जी ने जब आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी तो उस समय भी कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद पर परिंदा पर नहीं मारेगा, और इस तरह का इन्होंने वहां पर वातावरण पैदा किया, टकराव का वातावरण पैदा किया, और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता ने भी और देश की जनता ने भी देखा। और यही कुछ इस तरह की पिछले 1 साल में इन्होंने रणनीति बनाई है, जिसका बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा कि इन दोनों ताकतों में मिली भगत है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग भी जो एक वाक्य में मैं खत्म करना चाहूंगा, इन लोगों ने भी कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज उसी तरह से आपने देखा कि उन्होंने न रामलला को याद किया, न मंदिर बनवाया, और आज भी यही मोदी उसी तरह के लुहावने नारे दे रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी भी इसी तरह से लोगों को छलने के लिए और सांप्रदायिक टकराव पैदा करने के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पर बहन मायावती जी के नेतृत्व में लोगों का यकीन है और बीएसपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। भीम अफजल जी, गुजरात के दंगे 2002 और इस बीच में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हम कैसे जिला गिनना शुरू करें? फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर, हरदोई, लखीमपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानगढ़, अलीगढ़, गाजियाबाद, रामपुर, अमरोहा, ये एक स्थिति है क्या जिसका जिक्र कर दिया अभी हमारे साथ ही बैठे जब भदौरिया जी कर रहे थे, हमारे जहन में सारी चीज आ रही थी। कांग्रेस के पास कोई स्ट्रेटजी है या कांग्रेस भी मानकर चल रही है कि मुलायम सिंह यादव को लेकर लोग परेशान है, उधर मोदी को लेकर भी परेशान है, और कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन बना लेगी इन सब के बीच? कोई स्ट्रेटजी है कांग्रेस के पास? भीम साहब। देखिए, मैं वाजपेयी जी कहूँगा, सबसे पहले तो अभी जो हमारे बीएसपी के नेता भदौरिया जी ने कहा, वो नारा जो पुराना था वो अभी भी लग रहा है, अंदर ही अंदर लग रहा है। उसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया है
कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो वो अभी भी अंदर चल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि अभी किसी उर्दू पत्रकारों ने बताया हमको कि कुछ लोग जाके मिले थे मोदी जी से और उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे पर राम मंदिर नहीं है। पता नहीं इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, मैं तो जानता नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, वही बताएंगे। जहाँ तक हमारी स्ट्रेटेजी की ताल्लुक है, हम लोग एक बुनियादी अपने बिंदु पर कायम हैं कि इस देश में सबसे पहले सेकुलरिज्म और विकास, ये दोनों चीज़ों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं और हम अपनी उसूलों से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम उसी राजनीति को लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक आपने अभी बताया, आने वाले वक्त के अंदर जो पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं उनका फैसला हो जाएगा। और जो अभी हमारे सुधांशु भाई ने कहा कि 53 सीटें आप लाए थे पहले और अभी उसमें बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 चुनाव के अंदर तो आप 10-10 पे रह गए, उससे पहले 30 पे आ गए थे और वो बड़ी हिस्ट्री है 53 वाली। तो अब आप वो हिस्ट्री दोबारा बनाने की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद मेरी समझ में नहीं आता कि आपके इतने बड़े नेता, जो देश के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं, उनको इतनी सेफ सीट की तलाश क्यों है। चले जाए गाजियाबाद, चले जाए हम इस पे आते हैं मीम अफजल साहब। मुरादाबाद, ये देखिए, ये चले जाए। हम तो खाली पहले स्ट्रेटजी राउंड खोज रहे थे और उसकी एक वजह है हम क्यों खोज रहे थे, नेता हैं क्योंकि तो कहीं से भी लड़ लेना। बिल्कुल यकीनन सवाल 2 निकल कर आए। हम ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि 2 सवाल सामने हैं। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ अगर मोदी साहब का नाम आता है तो यूपी में, सुधांशु मित्तल जी, क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी को लेकर एक स्ट्रेटजी के तहत यूपी में उम्मीदवार बनाया जा रहा है, या ये माना जाए कि नहीं, परंपरा रही है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं इसलिए दूसरी सीट संयोग से यूपी में आ गई? स्वाभाविक है कि अगर यूपी से लड़ेंगे तो कोई सोच के तो लड़ेंगे और सोच ये होगी कि जहां से ज्यादा हमारा प्रभाव बन सकता है और जहां से ज्यादा भाजपा आगे बढ़ेगी वहां से उनको लड़ाया जाए। क्योंकि इस समय देश में वो एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं। उनकी 360 डिग्री की विश्वसनीयता है, उनकी चारित्रिक विश्वसनीयता है, उनकी वैचारिक विश्वसनीयता है, उनकी प्रशासनिक विश्वसनीयता है। मैं अपने दोस्तों का जरा सा एक एक लाइनों में जवाब देना चाहता हूं। भाटिया जी ने बहुत कुछ कहा, मैं सिर्फ एक तथ्य भाटिया जी को याद दिलवा दूं। 176 दंगे जब से आप लोग आए हैं तब तक इस प्रदेश में हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति में ध्रुवीकरण का एक सोची समझी साजिश है। आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और पूरी राजनीति को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा उसका उदाहरण हमने वहां देख लिया मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में आजम खान जी ने जो कुछ करा वो दुनिया के सामने, और आप ये आज तक चैनल ने उसको एक्सपोज करा था। ये भी एक सौभाग्य की बात है, इसलिए उसको आप नकार नहीं पाएंगे। दूसरा, वहां पे आप बुलडोजर चलवा देते हैं जो दंगा पीड़ित हैं और कहते हैं कि साहब ये कांग्रेस और बीजेपी के एजेंट हैं। जहां तक कांग्रेस, मीम अफजल साहब कहते बड़े भाई हैं हमारे, देखिए बहुत इज्जत करता हूं मैं। हम एक मिनट जरा जवाब ले लेते हैं। आपने जो जिक्र किया, देखिए आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात एक चीज कही यूपी को लेकर। सुधांशु जी 1 मिनट, गौरव जी से हम जवाब ले लें चूंकि यूपी में समाजवादी पार्टी की सत्ता है। गौरव जी, एक बात वाकई बार बार हम लोग जब भी प्रोग्राम करते एक चीज निकल कर आता है कि देश भर में दंगे हर जगह हुए। मुलायम सिंह अफसोस जाहिर करके माफी मांगते हैं, नरेंद्र मोदी शायद नहीं मांगते हैं और संघ परिवार नहीं मांगता है। यही अंतर है या कुछ और अंतर है?